Hello everyone, welcome back to PYQ series. We have already completed the PYQ of 2025, 2024, 23, 22 and we are doing today 21 का PYQs. तो हम लोगों ने ऑलरेडी 1 to 40 कर लिया था और आज 41 से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. विथ रिफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया, भावाभूति, हस्तिमाला एंड सिमेस्वरा वो क्या थे दोस्तों? वो क्या थे? वो प्ले राइट थे. पता होना चाहिए आपको, क्योंकि भावाभूति बहुत फेमस आपको एक ऑथर होते हैं जो किताब लिखते हैं. सबसे पहली चीज़ कि एक इनका बुक है बहुत फेमस, उत्तर रामचरिता. उत्तर रामचरिता. ठीक है. दूसरी बात कि हस्तिमल्ला, ये आपको होयसाल किंगडम के दौरान आपको फेमस एक प्ले राइट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे. इन्होंने भी बहुत सारा बुक लिखा है, जस्ट लाइक विक्रांत कौरव लिखा है, सुभद्र हरण लिखा है और अलग अलग किताब को इन्होंने कन्नड़ में लिखा है. और जैसे सिमेस्वरा जो थे ये फेमस थे ड्यूरिंग, ये कश्मीर क्षेत्र में, ये आपको कश्मीर रीजन में ये आपको फेमस दिखेंगे. ये क्या है? ये प्ले राइट हैं ये सब. ठीक है. 42 देखते हैं. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के बारे में ये कह रहा है कि ये ग्रांट करता है कि वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21. नहीं दोस्तों, ऑल द वुमेन को जो है वोटिंग राइट वो नहीं मिला था. इनफैक्ट 1935 में जो आपको सीट को रिजर्व किया गया था उसमें भी वोटिंग राइट को जो है वो ग्रांट नहीं किया गया था ऑल द वुमेन को. उन्हीं को किया गया था जो जिनके पास अच्छा वेल्थ था, जो अच्छी पोजीशन पे थी. ठीक है, तो वन तो आपको गलत हो गया. सेकंड देखते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर. बिल्कुल, जो 1935 है ये आपको रिजर्व सीट जो है लेजिस्लेशन में देता है. ठीक है. 42 का क्या हो गया? बी हो गया. 43 देखते हैं. विथ रिफरेंस टू द 8 अगस्त 1942. बहुत आसान सवाल है ये, स्पेक्ट्रम में भी आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में भी ऑलरेडी दिया हुआ है. तो उस टाइम में हिस्ट्री में, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट क्या था? डेफिनेटली क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा. ठीक है, आसान क्वेश्चन था दोस्तों. 44 देखते हैं. सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन. सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन जो है वो आपको एक ट्रांसलेशन है ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश का है. तो किससे एसोसिएटेड है? तो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन किससे देखिए दोस्तों, इसको आप ना, मतलब कि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको लिख सकते हो. देखो यहाँ पे मोहन दास करमचंद गांधी, कितने अच्छे से इसको यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे तो वो लिख सकते थे ना, महात्मा गांधी भी तो लिख सकते थे, महात्मा गांधी भी तो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी बहुत एक्सप्लिसिटली बहुत मेंशन करके लिखा है. तो इसका चांसेस ज़्यादा होता है, यूपीएससी अगर ऐसे बहुत क्लैरिटी दे करके लिखे ना तो इसका चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है आंसर होने का. ठीक है. 45 देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द मेडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग, अब सीक्वेंस कौन सा है सही? असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि छोटे से बड़े की तरफ. ठीक है. प्रगना सरकार एंड सूबा, सरकार प्रगना सूबा, सूबा सरकार प्रगना, प्रगना सूबा सरकार. ठीक है. तो पता है आपको दोस्तों, सबसे क्लस्टर ऑफ विलेज को हम क्या कहते थे? प्रगना कहते थे. क्लस्टर ऑफ विलेज क्या था? प्रगना था. उसके बाद क्लस्टर ऑफ प्रगना, क्लस्टर ऑफ प्रगना को क्या बोलते थे? सरकार बोलते थे. और क्लस्टर ऑफ सरकार ये मिल करके सूबा बनाता था. तो ठीक है, इसका क्या होगा? सबसे छोटा कौन सा हो गया? प्रगना, फिर सरकार, फिर क्या हो गया? सूबा. तो 45 का ए होगा. 46 देखते हैं. अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड एज अ सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज द बेथुन फीमेल स्कूल. बेथुन फीमेल स्कूल के रूप में ये जो है आपको देखने को मिलेगा. इसका आंसर होगा ईश्वर चंद विद्यासागर. क्या होगा? ईश्वर चंद विद्यासागर. बेथुन स्कूल जो है वो आपको कलकत्ता में फाउंड हुआ था और इनको फाउंड करने वाले थे, हिंदू फीमेल स्कूल बनवाए थे, हिंदू फीमेल स्कूल बनाए थे जेडी बेथुन. कब? 1849 में. तो वहीं पे जो थे ना ईश्वरचंद विद्यासागर जो है उसके प्रिंसिपल होते हैं. तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल लेटर कमिटी बेथुन स्कूल, तो क्या होगा? ईश्वरचंद विद्यासागर. ध्यान रखना कि 1849 और जेडी बेथुन ने इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 47 देखते हैं. इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरुबख्श सिंह धिलोन. स्पेक्ट्रम में ये वाला जो आपको तीनों नाम है ना, ये बहुत फेमस है. आज़ाद हिंद हिंद फौज के ये आर्मी थे, तो ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. ठीक है. 48 देखते हैं. 48 में ये कह रहा है कि
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी मतलब टफ हो जाता है, अगर आप हिस्ट्री को अगर ठीक से पढ़ोगे ना तो ही जाकर के ये क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, निजामत ऑफ आर्कोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, ठीक है। मैसूर ऑफ किंगडम इमर्ज विजयनगर स्टेट, ठीक है। रोहिलखंड ऑफ किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटोरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, ठीक है। इसमें जो ट्रू आंसर होगा ओनली 2 होगा दोस्तों, ये दोनों जो है आंसर गलत है। निजामत ऑफ आर्कोट वो हैदराबाद स्टेट नहीं बना था, बल्कि निजामत खुद एक निजामत आर्कोट और हैदराबाद दोनों अलग अलग थे और दोनों मुगल आर्मी के अंदर ही मुगल एम्पायर के अंदर ही आते थे। बाद में इन्होंने खुद सेपरेट स्टेट बनाया जब मुगल जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। तो ये गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। फिर क्या रोहिलखंड किंगडम वॉज फाउंड आउट ऑफ अहमद शाह दुरानी, ये भी आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अंदर से पढ़ने वाली चीज़ें थी। 48 का ओनली बी। हाँ, मैसूर किंगडम जो है बाद में ये आपको विजयनगर एम्पायर बनता है, तो ये आपको स्टेटमेंट सही है। 49 देखते हैं। 49 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें ये कह रहा है ना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो अजंता केव्स जो है आप इसको रट भी सकते हो ना, कि मतलब आगे के एग्जाम में ये कहीं बन के ना आ जाए। अजंता केव्स वगोरा नदी के बगल में है, ठीक है। सांची स्तूपा चंबल नदी, पांडुलेना केव नर्मदा नदी, फिर अमरावती स्तूपा गोदावरी रिवर। तो इसमें दोस्तों आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि मैं इसमें आपको आंसर बता देता हूँ कि देखिए सांची स्तूपा जो है ना, सांची स्तूपा ये जो है आपको बेतवा नदी के बगल में है। बेतवा, वही केन बेतवा वाला जो प्रोजेक्ट है वही वाला। फिर आपको पांडुलेना केव श्राइन जो है ये नर्मदा नहीं, ये आपको गोमाई रिवर में है। ये आपको ना पड़ेगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में। अमरावती स्तूपा गोदावरी नहीं होगा, अमरावती स्तूपा जो है लाइज इन द गॉर्ज ऑफ, कहाँ पे ये आपको पड़ेगा अमरावती, हाँ कृष्णा रिवर पे पड़ेगा, ये कृष्णा रिवर पे पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हाँ तो आंसर क्या होगा, अजंता केव्स याद रखिएगा, इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। 50 21st सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाई यूनिसेफ। मैंने आपको बोला था ना कि ये ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन की बॉडी अगर हो जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, तो वहाँ यूपीएससी गलत करती है, ठीक है। सतर्क रहना है वहाँ पे। डिमांड ऑफ डिमांड द डिमांड एट द बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वॉज रेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान बना था, वेस्ट पाकिस्तान बना था, तो हो सकता है कि ईस्ट पाकिस्तान वाले जो है वो बांग्ला को जो है वो नेशनल लैंग्वेज के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो जो आवाज़ उठाए होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बांग्ला तो अभी भी लैंग्वेज है बांग्लादेश का, तो ये इसका सही होने का चांस बढ़ता है। और आपको मैंने बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये यूपीएससी गलत करती है, यहाँ पे यूनेस्को होगा, यहाँ पे यूनेस्को होगा। तो आंसर क्या होगा, 50 का बी होगा। 51 देखते हैं, ठीक है। 51 ये कह रहा है कि पर्माकल्चर फार्मिंग को लेकर कह रहा है और कन्वेंशनल फार्मिंग कल्चर को लेकर कह रहा है कि देखिए पर्माकल्चर फार्मिंग जो है वो डिस्करेज करता है मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को, बट कन्वेंशनल फार्मिंग जो है वो मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को वो क्या करता है, इनकरेज करता है, या फिर प्रीडोमिनेंट आप कह लो, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखते हैं, आगे देखते हैं। कन्वेंशनल फार्मिंग जो है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो है वो आपको सॉइल सैलिनिटी बढ़ा सकता है, बट अकरेंस ऑफ सच फेनोमेना इज नॉट, ऐसा जो है वो अकरेंस मतलब ऐसा फेनोमेना आपको पर्माकल्चर फार्मिंग में देखने को नहीं मिलता है या फिर कम मिलता है। चलिए ठीक है। 3 देखते हैं। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग एक ईजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन, अच्छा ठीक है। कन्वेंशनल ये सेमी एरिड रीजन में आसानी से ये ग्रो हो सकता है, किया जा सकता है, बट पर्माकल्चर फार्मिंग जो है वो नॉट ईजिली पॉसिबल इन सच रीजन। पर्माकल्चर फार्मिंग आसान नहीं है करना, ये थोड़ा सा आपको ये हो गया यहाँ पे। चलिए आपने यहाँ पे इसका गला पकड़ लिया, अब ये हो गया यहाँ पे एक्सट्रीम, क्या हो गया एक्सट्रीम, तो यहाँ पे रुक जाएंगे हम। अच्छा मतलब ये कह रहा है कि ये सेमी एरिड में होगा लेकिन पर्माकल्चर सेमी एरिड में नहीं होगा, तो ये हो गया एक्सट्रीम, तो 3 को काटते हैं, ठीक है। अब पहुँचते हैं 1 to 4 पे। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरीली सो इन द कन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि आप ये तीनों स्टेटमेंट आपने जो पढ़ा तो आपको तीनों स्टेटमेंट काफ़ी लिबरल लगा। यहाँ पे देखिए नॉट नेसेसरीली लिखा है, नॉट नेसेसरीली, ठीक है। डिस्करेजेस मोनोकल्चर, मतलब कुछ एक्सट्रीम वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बट बल्कि फ्लेक्सिबल वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर आप 3 को काटते हो तो आपको ये 2 ऑप्शन बचते हैं, इसका आंसर क्या होगा 1 to 4, ठीक है। 52 देखते हैं। पाम ऑयल को लेकर के क्या कह रहा है कि पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ एशिया, ठीक है दोस्तों। अगर आप
यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो इन्होंने एक चीज़ मतलब कि पता नहीं फिक्स कर रखा है यूपीएससी वालों ने, जब इन्होंने नेटिव वर्ड का वो इस्तेमाल करते हैं और आगे कोई देश का नाम देते हैं या फिर किसी रीजन का नाम देते हैं, वो अक्सर गलत ही होता है। आपने 25 24 में भी वो मैंने पेपर डिस्कस किया था, 23 का भी किया था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए भी थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे ये चांसेस गलत होते हैं, मतलब चांसेस गलत होते हैं। तो ठीक है, इसको मैं नहीं जान रहा हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पाम ऑयल इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। पाम ऑयल का इस्तेमाल हो सकता है कुछ इंडस्ट्री में, कुछ इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है लिपस्टिक और परफ्यूम बनाने में, ठीक है भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। द पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द बायोडीजल, बायोडीजल में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, ओके। बचा ये वाला, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है पाम ऑयल, आपको ये आपको है साउथ वेस्ट अफ्रीका में पड़ेगा। और बाद में क्या हुआ था कि अभी साउथ ईस्ट एशिया ना, इसका जैसे इंडोनेशिया मलेशिया का क्षेत्र ना, इसका कल्टीवेशन पाम ऑयल का जो मतलब प्रोडक्शन है, ये बहुत ज़्यादा करती है साउथ ईस्ट एशिया। बट इट वाज सेटल्ड इन 19th सेंचुरी, जो है वो साउथ वेस्ट अफ्रीका से इसको साउथ ईस्ट एशिया लाया गया था। बट नेटिव कहाँ का है, ये नेटिव है साउथ वेस्ट अफ्रीका का। तो ये आपको गलत हो गया, इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी जो है वो पूछी है पिछले 5 साल में। मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगा क्योंकि सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन शायद ये क्लैरिटी जो है वो बहुत बच्चों को नहीं होगा कि मतलब वो नदी जो है, 5 नदी जो है, वो पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको फिर सोल्व करते हैं अच्छे से। विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इंडस रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर, three of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following which one is such river that join the Indus direct, ठीक है। मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि ये मान लो इंदस नदी है, ठीक है, इंदस, नीचे कौन है, आईजेसी ना, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि सभी नदी जो है, नीचे के 4 नदी, वो एक दूसरे में जाके गिर रही है, लेकिन कौन सी ऐसी नदी है जो आपको डायरेक्ट जो है फिर फाइनली जाकर के इंदस में मिलती है, ठीक है, इंदस में मिलती है। चलिए देखते हैं। ये झेलम यहाँ पे आती है दोस्तों, ठीक है, आईजेसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईजेसी, झेलम, झेलम और मिली कहाँ पे, चेनाब में, ठीक है, नीचे चेनाब, ठीक है। फिर ऐसे रवि आती है यहाँ से, ये चेनाब मिली रावी में, चेनाब मिली रावी में। अब देखिए रवि आ रही है नीचे से, ये मिलती है सतलज में। एक ऐसी रिवर है जो इंडिया में ही रहती है, वो है ब्यास, ब्यास मिलती है सतलज में। अब ये कह रहा है कि सतलज यहाँ पे है, अब ये कह रहा है ये वाली कौन सी नदी है, ये वाला, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कौन सा है जो फाइनली जाके इंदस में मिला है दोस्तों, ये जो है ना, ये सतलज है। कौन सा है, सतलज है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 53 का डी, सतलज। 54 देखते हैं दोस्तों। विथ रिफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कूचामन, सरगोल, खाटू, वो क्या है। दिदवाना पता है दोस्तों आपको, दिदवाना एक ना आपको पैलियोलिथिक साइट भी तो था, वो राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान के क्षेत्र में क्या है आपको पता है कि उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि ग्लेशियर तो नहीं हो सकता, मैनग्रोव तो नहीं हो सकता, ठीक है, या तो रामसर साइट हो सकता है या तो सैलिन लेक हो सकता है। सैलिन लेक का होने के ज़्यादा चांस है, गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ पे, ये मरुस्थल ज़्यादा है, तो क्या है, सैलिन लेक है। और खाटू श्याम जी से भी आप देख सकते हो, खाटू कहाँ है, खाटू श्याम जी राजस्थान, क्या होगा, सैलिन लेक, ठीक है। ऐसे भी उदयपुर जाओगे आप तो ना, आपको बहुत सारा लेक दिखेगा, 7-8 लेक तो उदयपुर में दिख जाता है। 55 देखते हैं। और अरावली में, मतलब कि अरावली का जो पर्वत है वहाँ पे, जो अरावली रेंज है, उसमें खुद 200 अप्रोक्सीमेटली लेक्स हैं। 55 देखते हैं। ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा और वंशधारा, इसमें कौन सी नदी जो ईस्टर्न घाट से निकलती है, ठीक है दोस्तों। ब्राह्मणी जो है वो साउथ कोयल और नॉर्थ कोयल जो है वो मिलती है, ब्राह्मणी बनाती है, और ये निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। सुवर्णरेखा ये निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो 3 को काटिए आप और 1 को काटिए आप, क्या होगा, 2-4। नागवली और वंशधारा ये निकलती है ईस्टर्न घाट से, उड़ीसा से निकलती है, और बे ऑफ बंगाल, सॉरी
हाँ, बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2-4। 56 देखते हैं। ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर द सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ जब भी बॉडी का नाम आ जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाए ना, वहाँ आपको सतर्क रहना है। ग्लोबल ओशन कमीशन है या फिर कुछ और है? ठीक है, कुछ और है, अब मुझे नहीं पता। इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंस फॉर द सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। इंडिया को लाइसेंस मिला है। अब हो सकता है किसी मिनरल्स पे लाइसेंस उनको मिला होगा कि आप इंटरनेशनल वाटर में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। बिल्कुल ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल जो है आपको इंटरनेशनल वाटर में मिल सकता है, उपस्थित है। यहाँ तो ये नहीं कह रहा है ना कि रेयर अर्थ मेटल आर ओनली प्रेजेंट, नहीं कह रहा है, प्रेजेंट है तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ओनली रहता तो ये गलत हो जाता। हाँ, मैंने क्या बताया था, बॉडी गलत देता है। यहाँ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी करती है इसको, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? 2-3 ओनली होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें आपको क्रॉप्स है जो वाटर एफिशिएंट है। देखिए दोस्तों, लीस्ट वाटर एफिशिएंट कह रहा है। लीस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब होता है कि पानी का इस्तेमाल, पानी का यूज़ कम करना या फिर बहुत अच्छे से करना, सही सही तरीके से करना, बर्बाद नहीं करना, बर्बादी नहीं करना। ठीक है, ठीक है, मतलब कि पानी का इस्तेमाल कम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। लीस्ट है ना, लीस्ट कह रहा है यहाँ पे। लीस्ट मतलब कह रहा है ऐसा कौन सा है जो पानी का इस्तेमाल सबसे घटिया तरीके से मतलब कि वो कर रहा है। तो क्या है, मतलब पानी का वेस्टेज कर रहा है वो, उल्टा मतलब ये वेस्टेज हो गया। तो वेस्टेज किस में होता है? शुगर केन में होता है दोस्तों। शुगर केन में बहुत पानी कंज्यूम होता है। 57 का ए होगा। वाटर एफिशिएंट मतलब यहाँ पे आप सतर्क रहना थोड़ा सा। वाटर एफिशिएंट में बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया था, रेड ग्राम उन्होंने आंसर कर दिया था। तो क्या होगा आंसर? शुगर केन होगा। वाटर एफिशिएंट, ठीक है, पानी का कम इस्तेमाल करना, लीस्ट है ना, तो उसको उल्टा कर दिया वो, तो क्या होगा? शुगर केन। 58 देखते हैं। इन ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर। मतलब ये कह रहा है कि आप मान लो कि ये वाला जो आपको मान लो कि साउथ अफ्रीका हो गया, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये आपको अफ्रीका हो गया, ये आपको अफ्रीका हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन। वेस्टर्न सेक्शन कौन सा होगा ओशन का? ये ईस्टर्न, ये सॉरी ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन। अच्छा, वेस्टर्न सेक्शन जो है वार्मर होगा, ईस्टर्न सेक्शन ट्रॉपिकल जोन में। दोस्तों को पता है कि ट्रॉपिकल जोन में जो है, ट्रॉपिकल जोन में वो क्या चलती है, ये इक्वेटर है, ये क्या चलती है? ईस्टर्ली चलती है। ईस्टर्ली चलती है तो पानी को धकेल के हमेशा क्या करती है वो, वेस्टर्न जोन पे गर्म पानी को इकट्ठा कर देती है। तो गर्म पानी को इकट्ठा कर देती है ट्रॉपिकल जोन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में आपको यहाँ बारिश होने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल जोन में ड्यू टू ईस्टर्लीज क्या करती है वो, ट्रॉपिकल मतलब कि पानी को इकट्ठा करती है वेस्ट साइड में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। वार्मर पानी को वार्मर करती है, मतलब वार्मर वार्म पानी जो है इस क्षेत्र में होता है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। इन टेम्परेट जोन में क्या होता है कि वेस्टर्लीज, अब चलिए वेस्टर्लीज की बात की जा रही है, तो चलिए यहाँ पे ये आपको क्या होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन वेस्टर्न सेक्शन। ईस्टर्न सेक्शन जो है वो अब क्या होगा, पानी को धकेल के ईस्टर्न पे ले आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एल नीनो और लालिना का कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है ना, एल नीनो और लालिना का कॉन्सेप्ट, तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। आप एल नीनो लालिना कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दो ना, ये तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, 59 दोस्तों, ये अब कह रहा है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर के क्या है, आप इसको देख लेना क्या है। ये बहुत लेंदी है क्वेश्चन, ये बहुत फालतू क्वेश्चन लगा मेरे को। इसका आंसर 1 2 3 है, आप इसको चेक कर लेना, देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आउटडेटेड क्वेश्चन भी ये हो चुका है, इसलिए उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। 60 की तरफ देखते हैं। लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन अदर बायोम। ठीक है, एक तो डिकम्पोज हो रहा है। देखिए दोस्तों, डिकम्पोजिशन कहाँ होता है? जहाँ पे आपको ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फास्टर देन इन एनी
अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफ ऑलमोस्ट बेयर, सॉइल जो है वो ऑलमोस्ट बंजर होता है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रीज वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फॉर्म्स दैट रीच अप इनटू द कैनोपी। कैनोपी कहाँ फॉर्म होता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ना, ब्राज़ील जैसे जो है वो आपको अमेजन में क्या होगा, वो कैनोपी फॉर्म होगा। एंड विगरसली बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग द एपीफाइट्स। एपीफाइट्स कहाँ होता है? जो ट्री पे से क्लाइंब हो रहा है, ठीक है। और कैनोपी कहाँ होता है? इस क्वेश्चन को जो मैंने बनाया था, बस दो ही चीज़ मैंने यहाँ पे देखा था, तीन चीज़ मैंने देखा था यहाँ पे, कैनोपी, एपीफाइट और लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर। इसका मतलब ये ह्यूमिड क्लाइमेट है, इसका मतलब कैनोपी का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है, एपीफाइट्स का मतलब वो पौधे जो ऐसे ऐसे पेड़ पे चढ़ते हैं, इसका मतलब पेड़ बहुत बड़ा होगा और वो छोटे छोटे पौधे इस पे चढ़ेंगे। तो डेफिनेटली ये क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला क्षेत्र होगा। क्या कोनी फॉरेस्ट तो नहीं होगा, रेड डेसिडियस तो नहीं होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में ना आपको डिकम्पोजिशन डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों? इसका चांसेस ज़्यादा है। और कैनोपी तो यही फॉर्म करेगा, ज़्यादा पेड़ यहीं पे होगा। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज का टारगेट कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 61 to 80 करेंगे।